हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं इग्नू यूनिवर्सिटी के MAD8 भूमंडलीकरण और पर्यावरण की बुक के ऊपर। सॉल्व हैंडराइटिंग नोट्स हैं। इस वीडियो से पहले वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 पर कुछ क्वेश्चनों पर हमने चर्चा की थी। इन दोनों वीडियो यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ जाकर वीडियो पार्ट 1 और वीडियो पार्ट 2 के कुछ क्वेश्चनों को आप वहाँ से देख सकते हैं। ये वीडियो पार्ट 3 है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। बाढ़ के दुष्प्रभावों को किस प्रकार कम किया जा सकता है? तो इसका आंसर है, विश्व में बाढ़ से सर्वाधिक जनहानि बांग्लादेश में होती है। विश्व की लगभग 20% बाढ़ जनहानि भारत में होती है। यद्यपि बाढ़ के लिए प्राकृतिक कारक जिम्मेदार होते हैं और प्राकृतिक कारकों को बढ़ाने में मानवीय कारकों की भी भूमिका होती है। इनमें जल विकास व्यवस्था का अभाव, नगरीकरण, अनियोजित औद्योगिकरण आदि मुख्य कारक हैं। तो बाढ़ के दुष्प्रभावों को कम करने के उपाय क्या है? देखिए, जैसे कि अगर आपको बाढ़ों को रोकना है और उसके दुष्प्रभावों को रोकना है तो वन क्षेत्र व वनस्पति घनत्व को बढ़ाना चाहिए। तो वन क्षेत्र और वनस्पति की मात्रा अधिक करनी चाहिए और चारों तरफ वनों को लगाना चाहिए। दूसरा, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन करना। जैसे कि भारत में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग 1954 में इसका गठन किया गया था और राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का काम केवल जो नदियों से आने वाली बाढ़ है उसके लिए नई नई नीतियां बनाना और बाढ़ से बचाए मतलब लोगों को बाढ़ से बचाना और लोगों को बाढ़ आने से पूर्व सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना और बाढ़ के समय संकट अगर आता है खाने पीने का तो उसको खाने पीने की व्यवस्था करना लोगों की। तो ये राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन का कार्य है। फिर जल विकास व्यवस्था, कि जल विकास व्यवस्था को हमें अपनाना चाहिए और जलों को बाढ़ आने से बड़े बड़े नदियों पर बांधना चाहिए। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का निर्माण करना। अगर बाढ़ के दुष्प्रभाव को रोकना है तो सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का निर्माण करना चाहिए बाढ़ से संबंधित। और पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण का अंधाधुंध कटाई से रोकना चाहिए और पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए। फिर ग्लोबल वार्मिंग को कम करना। जो हमारे यहाँ पर ये जो बाढ़ आ रही है ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आ रही है, जो कि आज हम ग्रीन हाउस गैसों का प्रयोग कर रहे हैं, उत्सर्जन कर रहे हैं, उससे हमारी ओजोन परत पर छिद्र हो रहे हैं और जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है, जो कि बाढ़ जैसी जो परिणाम है वो मानवीय जाति पर पड़ रहे हैं। इसलिए बाढ़ को रोकने के लिए ग्लोबल वार्मिंग को कम करना चाहिए। तो हमारा ये क्वेश्चन जो था वो था बाढ़ के दुष्प्रभाव को किस प्रकार कम किया जा सकता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बीज आत्महत्या पर लेख लिखिए। तो बीज आत्महत्या का भी बहुत क्वेश्चन आता है। देखिए, बीज आत्महत्या एक शब्द है जो समस्याओं और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं भारतीय किसानों के लिए प्रयोग किया जाता है। सैकड़ों गरीब किसान अंतर्राष्ट्रीय बीज कंपनियों द्वारा कृषि में निवेश के लिए बाध्य किए जाने का विरोध करते हैं। भूमंडलीकरण के नाम पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों रसायनों तथा दूसरे उर्वरकों प्रयोग तीव्र कृषि उत्पादन प्राप्त करने के लिए करती है और इन्हें बाजार में कम कीमतों पर बेचती है। तो बीज आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण कृषि ऋण। दूसरा, फसलों का नष्ट होना। जब हम कृषि ऋण लेते हैं और हमारे संकट आ जाता है, हम कृषि हमारी पैदा हो नहीं पाती और जिसके कारण हमारी फसल बर्बाद हो जाती है, तो हम ऋण जो है हमें ब्याज के साथ हमें अपना ऋण चुकाना पड़ता है, जिसकी वजह से बीज आत्महत्या को बढ़ावा मिलता है। दूसरा, फसलों का नष्ट होना। फसलों के नष्ट की वजह से भी जो किसान हैं बहुत ही ज़्यादा दुविधाओं में फंस जाते हैं। तीसरा है, किसानों को बाजार की जानकारी का प्रभाव यानी जानकारी का अभाव है, क्योंकि किसानों को बाजारों में क्या रेट चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि जो भी फसल होती है किसानों की वो जो ब्रोकर लोग होते हैं ना, दलाल, वो खरीदते हैं। तो इन्हें बाजार में क्या चल रहा है क्या नहीं उसकी पूरी जानकारी नहीं हो पाती, इसलिए किसानों को उनकी उपज का सही उचित दाम नहीं मिल पाता। फिर नेक्स्ट है, भारतीय कृषि के उदारीकरण का प्रभाव। और इसके पांचवा है, अंतर्राष्ट्रीय बीज कंपनी का कृषि में निवेश का विरोध और गरीबी बेरोजगारी को बढ़ावा। ये सारी चीज़ें जो है हमारे बीज आत्महत्या पर लेख है, जो कि आप इस पॉइंट को हल्के हल्के थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, जिसके कारण आपको 2 से ढाई पेज
को एक्सप्लेन करना पड़ेगा और ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आगे। बात है पर्यावरण पर युद्ध के प्रभाव की चर्चा कीजिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो बच्चों हमने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आप इनको बहुत आसान अच्छे से, शॉर्ट नोट्स हैं, इन्हें अच्छे से कर लीजिए और इन्हें आप पेपर में करिएगा। तो बात करते हैं, पिछले 5 दशकों में 130 से अधिक युद्ध तथा हिंसक लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, जिससे प्राकृतिक संसाधनों की बहुत हानि हुई है। सबसे बड़े नुकसान का उदाहरण हिरोशिमा तथा नागासाकी पर गिरे परमाणु बम है, जिससे पर्यावरण को बहुत नुकसान हुआ है। युद्ध क्षेत्र में हथियारों का प्रभाव महाविनाश के रूप में पड़ता है, जैसे यारघाट, चीख पुकार तथा जनजाति आदि। तो पर्यावरण पर युद्ध के प्रभाव क्या पड़ते हैं? पहले बात तो है कि युद्ध की वजह से प्राकृतिक संकट को बढ़ावा मिलता है। दूसरा, वायु व जल प्रदूषण को मिलता है, क्योंकि वायु और जल में प्रदूषण हो जाता है, क्योंकि जब युद्ध होता है तो उसमें बहुत सारे जो रासायनिक हथियार है उनका प्रयोग होता है, जिसकी वजह से आपकी ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं और हमारी जो वायु है वो दूषित होती है, जल प्रदूषण होता है, मौसम और वातावरण में परिवर्तन हो जाता है और भूसमन व ज्वालामुखी यानी भूस्खलन व ज्वालामुखी को बढ़ावा मिलता है। और पर्यावरण पर युद्ध का प्रभाव ये पड़ता है कि जन स्वास्थ्य पर प्रभाव, क्योंकि जन स्वास्थ्य यानी जो पर्यावरण, जो मानव है और पशु पक्षी जानवर हैं, उनकी जो स्वास्थ्य है उस पर हानि प्रभाव, नई नई बीमारियों का जन्म होना, प्राकृतिक संसाधनों को हानि होना, ये सारा पर्यावरण पर युद्ध का प्रभाव है। तो हमने ये बात करी थी क्वेश्चन बच्चों, पर्यावरण पर युद्धों के प्रभाव, ये भी बहुत क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण पर भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भूमंडलीकरण ने विश्व वातावरण को बदल दिया है। भूमंडलीकरण का पर्यावरण तथा सतत विकास पर कई प्रकार से प्रभाव पड़ा है। एक तरफ भूमंडलीकरण ने पर्यावरण पर अपने प्रभाव छोड़े, दूसरी ओर पर्यावरण ने भूमंडलीकरण की गति, दिशा तथा स्तर को प्रभावित किया। इसका कारण है पर्यावरण संसाधनों ने आर्थिक भूमंडलीकरण को ऊर्जा प्रदान की, किंतु हमारी सामाजिक तथा आर्थिक नीतियों के कारण निम्न पर्यावरण समस्याओं का सामना करना पड़ा, जो कि भूमंडलीकरण के कारण उत्पन्न हुई है। तो कौन कौन से प्रभाव पड़े हैं? देखिए, वायु और जल प्रदूषण में वृद्धि हुई है। दूसरा है, नवीन साधनों से प्रदूषण को बढ़ावा मिला। वनों की कटाई, प्राकृतिक आपदाएं, वैश्विक ताप में वृद्धि, मिट्टी की उर्वरता में कमी, वर्षा और समुद्र जल में वृद्धि, ये सारे प्रभाव पड़े पर्यावरण पर भूमंडलीकरण के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे अब पर्यावरण और व्यापार। तो व्यापार का तरीका पिछले कुछ वर्षों के दौरान बदला है। व्यापार ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनियों को स्थापित किया जा रहा है। बढ़ती उम्मीदें और खुली व्यापार नीतियों के लिए प्रतियोगिता बढ़ रही है। इसके कारण कंपनियों के नाम और अच्छे डिजाइन के उत्पादन होने लगे हैं। व्यापार और पर्यावरण जैसे तो एक दूसरे के विरोधी हैं, परंतु आज व्यापार पर्यावरण को साथ लेकर चल रहा है, ताकि इससे व्यापार को अधिक लाभ होता है। तो व्यापार और पर्यावरण के क्या है देखते हैं। वर्तमान दीर्घकालिक व्यापार के लिए पर्यावरण को ध्यान रखना जरूरी है। यदि हम पर्यावरण का ध्यान नहीं रखेंगे तो गरीबी बढ़ेगी, मानव की चिंताएं बढ़ेगी और वे परेशान होगा। दूसरा पॉइंट है, पहले व्यापार और पर्यावरण एकीकरण को दो विपरीत विषय माना जाता है, परंतु आज व्यापार पर्यावरण कारणों के लेकर चलता है, जिससे आर्थिक विकास होता है। थर्ड पॉइंट है, वैश्वीकरण भी दीर्घकालिक विकास पर जोर देता है। दीर्घकालिक विकास को वास्तविकता में बदलने के लिए उद्योग को आगे बढ़ाना और नई खोज करना आना चाहिए। चौथा पॉइंट है, पर्यावरण की चिंता अमीर देशों को करनी चाहिए, क्योंकि वे सबसे ज़्यादा प्रदूषण करते हैं। इसलिए पर्यावरण विकास असंगत नहीं है। अगर विकास की नीतियां बनाई जाए तो हम विकसित देशों की गलतियों से उभर सकते हैं। और पांचवा पॉइंट बच्चों, पर्यावरण औद्योगिक और विकासशील देशों की चिंता का विषय है। अतः ये आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण दीर्घकालीन विकास को ध्यान में रखकर करना चाहिए। तो हमने बच्चों ये बात करी पर्यावरण, व्यापार और पर्यावरण के बारे में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अपीको आंदोलन MAD8 है। अपीको आंदोलन क्या है देखते हैं। वन तथा क्षेत्र की रक्षा के संदर्भ में चिपको आंदोलन का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
इसके प्रभाव को पूरे भारत में देखा जा सकता है। उत्तर भारत का ये चिपको आंदोलन दक्षिण भारत में अपीको आंदोलन के नाम से उभरा है। अपीको कन्नड़ भाषा का शब्द है। अपीको आंदोलन की शुरुआत अगस्त 1983 कर्नाटक के कन्नड़ क्षेत्र में हुई। यह आंदोलन खूब जोर शोरों से 38 दिनों तक चला। इस युवा लोगों ने जब देखा कि गरीबों के चारों ओर जंगल धीरे धीरे गायब होता चला जा रहा है, तो लोग इस आंदोलन में जोर शोर से भाग लेने लगे। अब ये आंदोलन के क्या प्रभाव निकले, देखिए। पेड़ों व वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगा दी गई। दूसरा, अहिंसा पर आधारित आंदोलन चलाए गए जगह जगह। तीसरा, लोगों को पर्यावरण संरक्षण के संबंध में ज्ञान हुआ। चौथा पॉइंट, दक्षिण भारत में पर्यावरण चेतना का स्रोत बना। और पांचवा, इसमें जगह जगह आंदोलन आरंभ हो गए। तो ये अपीको आंदोलन के हमारे परिणाम थे। तो हमने ये जो क्वेश्चंस पढ़े हैं, तो इसी प्रकार की हमारी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।